ओके, सो सिक्स्थ क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले कंसिडर कर रहे हैं, है ना। जो आपने मार्क करके भेजे हैं वही मैं कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमको बोला हुआ है कि अज्यूमिंग डायोड्स टू बी सिलिकन विथ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जीरो। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जीरो का मतलब क्या हुआ कि इसका डेल्टा वी जीरो होगा, ऐसा बोल सकते हो आप, डेल्टा वी जीरो होगा। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सिलिकन का वैसे भी 0.6 या फिर 0.7 हम लोग जंक्शन बैरियर लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो ये 0.6 या फिर 0.7 फिक्स रहेगा, क्योंकि आपको पता है ये फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई इस टाइप से निकालते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा वी जीरो आएगा, मतलब यहाँ पे जो जंक्शन बैरियर है वो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जीरो होने का मतलब ये। अब देखो इन दोनों डायोड्स में से एक डायोड जो है वो तो रिवर्स बायस में आ जाएगा, ये वाला, दूसरे वाला जो है वो कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पे ये ना 0.6 या फिर 0.7 खा जाएगा। तो हम लोग 0.6 रखते हैं ना, तो एग्जैक्टली आंसर आता नहीं, तो 0.7 रख देते हैं हम लोग। तो हम लोग कंसिडर करेंगे 0.7 यहाँ पे आ गया। अब टोटल देखो कितना था, 20 वोल्ट था, 20 वोल्ट में 0.7 ये खा गया, 2 किलो ओम को कितना मिलेगा। तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि 20 माइनस 0.7 ना, तो हम लोग कंसिडर करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर इज इक्वल टू 20 माइनस 0.7, ठीक है। अगर आपको आई निकालना है तो आपको 20 माइनस 0.7 जो है वो ये वी आर अपॉन, आप आर बोल दो, वी आर कितना है, वी आर जो हो जाएगा ये 19.3 अपॉन आर, आर का वैल्यू जो है वो 2 इंटू 10⁻3, तो किलो ओम है ना, 2 किलो ओम। इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बी, 9.65 इंटू 10⁻³ इस टाइप से आएगा। तो बी ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 6th क्वेश्चन इस टाइप से हो गया। उसका देखो 8th क्वेश्चन किसने पूछा है ना। 8th क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है, आपको पता है। देखो 8th क्वेश्चन में हमको बोला हुआ है कि कौन सा रिलेशन ट्रू है। बेसिकली रिलेशन ट्रू होने के लिए हमको पता है कि देखो ई एंड बी का जो रिलेशन बीच में दिया हुआ है, ई बी का रिलेशन आपको पता है ना, ई नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट होता है। सी जो है ना क्या है, स्पीड ऑफ वेव है। बेसिकली स्पीड ऑफ वेव को आप क्या बोल सकते हो, ओमेगा बाई के। वेव जो हमारे पास में वेव वाला चैप्टर था वहाँ से याद है ना आपको, ओमेगा बाई के का जो वैल्यू होता है वो स्पीड ऑफ वेव होता है ना। काफ़ी सारे स्पीड के फार्मूले थे उसमें, ओमेगा बाई के जो है वन ऑफ द फार्मूला है, लेमडा बाई टी दूसरा फार्मूला होता है बेसिकली, ठीक है। तो वहाँ से आपको पता लगना चाहिए। बेसिकली ये आ जाएगा ई नॉट एंड ये बी नॉट। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो के एप्सिलॉन नॉट जो है वो ओमेगा बी नॉट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देखो, तो ये मैच कर रहा है, ए ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे, तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। 10th क्वेश्चन में हमको बोला हुआ है कि द एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी एनर्जी डेंसिटी है एवरेज। तो हम लोग कंसिडर करेंगे ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस की जगह हम लोग बोल सकते हैं ई नॉट बाई रूट 2 एंड इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो डी ऑप्शन आएगा, राइट। इस टाइप से बोल सकते हैं हम लोग। उसके बाद देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें तो यहाँ पे तो 10 से कम तो यही थे, है ना। जो आपने मार्क करके बोले हुए हैं वही जो है वो हमने किया हुआ है। अगर आपके पास में 8th क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना, तो 12th को फिर से देखो आप। 12th है ना वैसा ही है, ठीक है। 12th वैसा ही है, ई इज इक्वल टू सी भी करना है। अब सी को कैसे लिखना है वो आप देख लेना फिर, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13th की। 13th आपने बोला है कि डाउट है, तो देखो सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू 2 अल्टरनेटिंग सर्किट्स। अल्टरनेटिंग सर्किट्स है बेसिकली, ऐसी सर्किट है। फर्स्ट सर्किट कंटेंस ओनली इंडक्टेंस है उसमें, अदर कंटेंस ओनली कैपेसिटर। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएमएफ ऑफ एसी इज इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ वैल्यू। तो देखो यहाँ पे ना करंट में क्या होगा बेसिकली, तो जो इंडक्टर है ना उसमें अगर फ्रीक्वेंसी आप इंक्रीज करोगे तो एक्सएल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। आप ओमेगा इंक्रीज करोगे तो एक्सएल इंक्रीज हो जाएगा। तो जो सर्किट में करंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखो करंट जो होता है वी अपॉन एक्सएल कर लेंगे हम लोग, क्योंकि इम्पीडेंस जो है वो ओनली एक्सएल ही है। तो करंट देखो अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो करंट तो डिक्रीज करेगा। तो हम लोग कंसिडर करेंगे फर्स्ट में है ना वो करेगा डिक्रीजेज इन द फर्स्ट सर्किट। अब बट हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर में देखो 1/ωc होता है XC। तो अगर आप ओमेगा को इंक्रीज करते हो तो XC बेसिकली डिक्रीज कर रहा है, तो करंट जो है ना वो इंक्रीज करेगा।
तो परफेक्ट जो है वो हमको ऑप्शन मिल रहा है, वो मिल रहा है डी। ठीक बात है, तो इजी है बेसिकली, इसमें क्यों डाउट आना चाहिए था। उसके बाद 14th क्वेश्चन हम लोग कंसिडर करें कि यहाँ पे हमको बोला हुआ है टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए 50 हर्ट्ज अल्टरनेटिंग करंट टू बिकम इट्स वैल्यू फ्रॉम 0 टू आरएमएस वैल्यू। तो यहाँ पे हमको बोला हुआ है कि पहले ना करंट का वैल्यू कितना था, 0 था। ठीक है, करंट का वैल्यू पहले कितना था, 0। बाद में कितना करंट का वैल्यू है, आई नॉट बाई रूट टू। तो 0 से आई नॉट बाई रूट टू होने में कितना टाइम लगा है, ऐसा हमको जो है वो समझ पूछा हुआ है बेसिकली। तो आपको जहाँ पे भी प्रॉब्लम आए ना उसको पॉज करके वापस रिवाइंड करके देखना है आपको, है ना। अभी यहाँ पे तो फास्ट ही चलूँगा मैं। तो आई जो है ना बेसिकली ये आ जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, दिस इज लाइक है ना एसएचएम का जो क्वेश्चन होता था कि मीन पोजीशन से ए बाई रूट टू तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो आप बोल देते टी बाई 8। याद आ रहा है वहाँ से कि देखो पाई बाई 4 जो कवर होने में, देखो 2 पाई कवर होने में जो है वो टाइम लगता था टी, तो पाई बाई 4 होने में कितना टाइम लगेगा, टी बाई 8। तो आप टी बाई 8 डायरेक्टली भी बोल सकते हो, है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे ये 0 से आई नॉट बाई 2 जा रहा है ना, इसका मतलब साइन ओमेगा टी 0 से 1/√2 जा रहा है। 1/√2 जा रहा है, इसका मतलब ओमेगा टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि आप ओमेगा टी इसको आप बोल दो पाई बाई 4, ओमेगा को बोल दो आप 2 पाई एफ टी इज इक्वल टू पाई बाई 4। पाई से देखो पाई कैंसिल हो गया यहाँ पे, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, है ना, ये आपका काम है कर लेना आप। तो फ्रीक्वेंसी आपको पता ही है गिवन है, देखो 50 हर्ट्ज गिवन है, तो टी का वैल्यू जो है ना यहाँ पे आ रहा है 1/2 इंटू फ्रिक्वेंसी इंटू 4। कर लेना सॉल्व, है ना, 2.5 मिली सेकेंड जो है वो ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो इस टाइप का सिचुएशन हो गया। उसके बाद में देखो हम लोग कंसिडर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में विच इज 15th में हमको बोला हुआ है डीसी वोल्टेज 200 वोल्ट अप्लाइड अक्रॉस ए कोइल। अब डीसी वोल्टेज हम लोग अप्लाई करेंगे ना, सिर्फ हमको रेजिस्टेंस का पता चलेगा, है ना, इंडक्टर का नहीं, इंडक्टेंस का पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो फिर जो है वो ओमेगा एल के अकॉर्डिंग या फिर 1/ओमेगा सी के अकॉर्डिंग एसी में आता है। तो डीसी वोल्टेज हमने सप्लाई करा तो 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि सेल्फ इंडक्टेंस इसका इतना है, बट इसका खुद का रेजिस्टेंस भी है बेसिकली ना, रेजिस्टेंस भी है। रेजिस्टेंस जो है वो हमको निकालना है, तो यहाँ पे 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, तो रेजिस्टेंस की बात करेंगे ना तो ये आ जाएगा हमारे उसमें V/I। V कितना है गाइस, 200 अपॉन I कितना है 1, तो ये आ जाएगा 200 ओम। ठीक बात है, तो डीसी वोल्टेज सप्लाई करके हमको रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल जाएगा। बट अब अगर आप एसी वैल्यू अप्लाई करोगे यहाँ पे तो रेजिस्टेंस टोटल इंपीडेंस आएगा हमारे उसमें। एसी जब अप्लाई करते हो तो इंपीडेंस आता है। अब इंपीडेंस कितना है, बेसिकली करंट जो है ना इन द कोइल इज 0.3 एम्पियर। बेसिकली 0.3 एम्पियर का मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस पहले 200 ओम था, तो अब जो इंपीडेंस है वो गाइज 400 ओम हो गया है। अब 400 ओम हुआ है, तब भी देखो आप इंपीडेंस डबल करोगे तो करंट हाफ आएगी। करंट देखो पहले कितनी है 1 एम्पियर, बाद में कितनी है 0.5 एम्पियर, तो इसका मतलब इंपीडेंस डबल हुआ होगा। अब इंपीडेंस अगर डबल हुआ है तो फ्रीक्वेंसी हमको पूछा हुआ है, तो सबसे पहले तो हम लोग एक्सएल निकाल लेते हैं। एक्सएल कितना है, तो एक्सएल जो ना आप निकालोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में Z² माइनस R² का अंडर रूट, है ना, ऐसा ही कर सकते हैं। अब ये शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं वापस से इस टाइप से लिखता हूँ बेसिकली कि Z इज इक्वल टू R² प्लस XL² का अंडर रूट। अब Z कितना है हमारे इसमें 400 है, 400 इज इक्वल टू देखो यहाँ पे ये आ जाएगा 200 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस XL का स्क्वायर इस टाइप से। अब यहाँ से आप XL निकालोगे ना तो ये आएगा 200√3। ये कैलकुलेशन आप कर लेना, इतना आपको करना आता है। तो अब XL जो ना आपने निकाल दिया, उसके बाद XL को आपको लिखना है ओमेगा L। तो ओमेगा L का वैल्यू देखो हमको गिवन है यहाँ पे इसमें, तो 2√3 अपॉन पाई इज इक्वल टू ये आ जाएगा 200√3। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया। ओमेगा को आप लिख सकते हो 2 पाई एफ, है ना, 2 पाई एफ, ये आ जाएगा 2 अपॉन पाई इज इक्वल टू 200। ठीक बात है, तो पाई से देखो यहाँ पे पाई कैंसिल हो गया, 4f इज इक्वल टू आ रहा है 200, है ना। अब इससे आगे तो मेरे को करना ही नहीं चाहिए बेसिकली। ये 4f इज इक्वल टू कितना आ रहा है 200।
तो एफ का वैल्यू 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक्सएल निकालना है। एक्सएल कैसे निकाला है कि इम्पीडेंस जो है वो डबल हो गया है, मतलब पहले रेजिस्टेंस था तो इम्पीडेंस भी 200 था, बट जैसे ही जो है वो आपने ऐसी लगाया तो रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस दोनों ही जो है वो काम करेंगे। तो टोटल जेड जो हमारे पास में है वो कितना आ गया 400, क्योंकि करंट हाफ हुई थी उसी से हमको पता चला है कि इम्पीडेंस डबल हुआ है। ठीक है, ये जो पॉइंट बोल रहा हूँ ना, यही पॉइंट हमको पकड़ने हैं कि करंट हाफ देखते ही हमको पता चल गया कि इम्पीडेंस डबल हुआ है। पहले ओनली रेजिस्टेंस था 200 था, अब जो है वो डबल हो गया है। अब रेजिस्टेंस कैसे निकाला है अगर वो भी समझ में नहीं आया तो वापस से सुनो उसको। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे 50 हर्ट्ज, जिसका आंसर है सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। उसके अंदर देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखो हमारे पास में है 18th में हमको बोला हुआ है कि देयर इज ए रेजिस्टेंस ओके 5 ओम रेजिस्टेंस है एसी सर्किट में, इंडक्टेंस 0.1 है, कनेक्टेड टू सीरीज, इक्वेशन ऑफ ईएमएफ 5 sin 50t है, देन फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ईएमएफ। तो इसका मतलब क्या होगा कि फाई निकालना है आपको ना, करंट एंड ईएमएफ के बीच में आपको tan फाई क्या होता था गाइज, x अपॉन r होता था। तो x की बात करोगे तो आप ओमेगा एल करोगे, ओमेगा एल बाई आर। तो ओमेगा यहाँ पे कितना है गाइज, इसमें है ना आप देख के खुद ही निकालो। देखो ओमेगा 50 है, यहाँ पे देखो दिया हुआ है ना 5 sin 50t, तो ओमेगा 50 है, 50 इंटू एल का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू है 0.1 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है हमारे पास में 5। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है ना तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग, ये पता होना चाहिए आपको। tan फाई, यहाँ पे tan फाई निकालोगे ना 45 डिग्री आ जाएगा। अब इंडक्टर है तो लीड करेगा, समझ रहे हो आप, यहाँ पे पूछा नहीं है लेकिन सब पता होना चाहिए आपको। इंडक्टर है, यहाँ पे इंडक्टर एंड रजिस्टर है, तो ईएमएफ जो है वो लीड करेगा π/4 से करंट को। ठीक बात है, यहाँ पे ये क्लियर है आपको। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो है हम लोग करते हैं 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन जो है ना वो ग्राफिकल है, एंड ये जो है वो काफ़ी कम लोगों का ही हुआ होगा मेरे को जो लगता है कि देखो वेरिएशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट आई एंड ये जो ईएमएफ है वो ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ से आपको फेज देखना है। ग्राफ से फेज देखोगे तो ग्राफ के अकॉर्डिंग है ना, आप तो ऐसे करो कि ग्राफ के अकॉर्डिंग आप लिख लो, इक्वेशन लिख लो, शायद वो सही रहेगा। तो इक्वेशन लिखोगे, एक सॉलिड लाइन आ रही है, तो सॉलिड लाइन जो है ना वो ईएमएफ को रिप्रेजेंट करती है, तो वो तो है ना आपके पास में ई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे बोल सकते हो डायरेक्टली। करंट जो है ना वो डॉटेड लाइन है, करंट डॉटेड लाइन है, तो आई जो है ना उसको आप लिखोगे यहाँ पे आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ऐसा लिखने में आपको लगा कि यार ये तो सही नहीं हो रहा, क्योंकि देखो टाइम को अगर आप यहाँ पे 0 रखोगे, देखो आपको ये पता है कि t इक्वल टू 0 पे ना करंट का वैल्यू नेगेटिव में मैक्सिमम है, नेगेटिव में मैक्सिमम है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पे नेगेटिव और लगाना पड़ेगा। अब है ना इन दोनों को है ना आप ये आप है ना यहाँ पे पॉज करके इसको आपको खुद को ही करना है। अभी पॉज करके खुद करो कि देखो यहाँ पे फेज डिफरेंस अगर साइन में इस टाइप से आ जाए तो कैसे निकालोगे आप। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपको जो है वो समझ में आनी चाहिए यहाँ की। ठीक है, तो ठीक है कर लिया। तो अभी मैं इसमें बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे इसमें तो आपको छेड़ना ही नहीं है, इसको एज इट इज रखो। इसको है ना साइन में चेंज कर लो आप, साइन में चेंज करोगे ना तो काम हो जाएगा आपके पास में। देखो आई इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी को है ना साइन π/2 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हो। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, राइट। तो इसको आप फर्दर करोगे ना, माइनस को अंदर लेके जाओ तो ये आ जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। आ गया समझ में। तो यहाँ पे देखो क्या समझ में आ रहा है आपको कि हमारे पास में जो पोटेंशियल है वो कुछ इस टाइप से ई नॉट साइन ओमेगा टी, बट करंट जो है वो ओमेगा टी माइनस π/2 है। इसका मतलब करंट जो है वो पीछे है π/2 से। तो वी विल से दैट करंट इज लैगिंग बाई π/2। यहाँ पे ऑप्शन पढ़ लेते हैं कौन सा करेक्ट आएगा। तो वोल्टेज लैग्स बिहाइंड, ठीक है, वोल्टेज लैग्स बिहाइंड गलत बात है, वोल्टेज लीड्स करंट बाई π/2, यही बी ऑप्शन ही करेक्ट है। सी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, वोल्टेज एंड करंट सेम फेज में तो है ही नहीं, फेज डिफरेंस पाई का भी नहीं है, है ना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस टाइप से जो है वो ये 19th क्वेश्चन हो गया बेसिकली ना। 19th क्वेश्चन है ना ट्रिग्नोमेट्री के वजह से जो है डिफिकल्ट जाएगा थोड़ा। ग्राफ को आपको ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करना है। आपको डायरेक्टली समझ में आता है तो ठीक है, बट डायरेक्टली समझ में, देखो डायरेक्टली अगर आपको समझ में आता है फिर भी ठीक है। ग्राफ से आपको ग्राफ को देखते ही पता चलता है कि दोनों साइनोसॉइडल है, एक जो है वो नेगेटिव में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और एक हो रहा है मान लो जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको आप है ना दोनों साइनोसॉइडल कंसिडर करोगे ना, तो एक
ये 270 से स्टार्ट हो रहा है या फिर -90 से स्टार्ट हो रहा है और ये हो रहा है 0 से स्टार्ट। वैसे आपको समझ में आता तो ठीक है, बट ये तो एक्सप्लेनेशन है ही बेसिकली ना। जब आपको जो ना कंसेप्चुअली समझ में नहीं आता तो मैथमेटिकली फिर घुसना पड़ता है, राइट। नेक्स्ट जो है वो पेज पे चलते हैं हम लोग, देखते हैं इसमें क्या कुछ कर सकते हैं। ओके उसमें देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना 26 है। 26 जो है वो उसमें जैसे आज हमने पॉइंट आउट करा, कल वाला जो है वो इतना करेक्ट नहीं था, है ना। कल जो एक्सप्लेनेशन मैंने भेजा था लेकिन उसका करेक्ट नहीं था, मैंने कुछ यहाँ पे पढ़ा नहीं था। आपको ध्यान से पढ़ना है यहाँ पे, कॉपर रिंग हैविंग ए कट, है ना, हैविंग ए कट, इसका इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है ना कि ये हमारे जो है वो 5 नंबर लेके जा सकता है। अगर हैविंग ए कट नहीं हमको जो है वो पढ़ा तो, हैविंग ए कट है इसका मतलब क्या भाई, क्लोज सर्किट नहीं है। अब क्लोज सर्किट नहीं है इसका मतलब क्या भाई, क्या इसमें करंट फ्लो होगी, जो ये लूप दिया हुआ है इसमें करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी नहीं। अब करंट फ्लो नहीं होगी इसका मतलब लूप जो है वो नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल बन नहीं पाएगा। तो ये जो यहाँ पे नीचे ये बेसिकली नीचे ड्रॉप कर रहा है, बेसिकली जो मैग्नेट ड्रॉप कर रहा है, तो उसको अपोज करने के लिए इसको नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल बनना पड़ेगा। नॉर्थ पोल साउथ पोल बनने के लिए देखो इसको जो करंट फ्लो करवानी पड़ेगी। अब आप बोलोगे नॉर्थ पोल साउथ पोल ये क्यों बनना पड़ रहा है, लेंज लॉ लगेगा, ऑब्वियस बात है। इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है, इस लूप में फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा बट करंट की गारंटी नहीं है। करंट की गारंटी तब है जब क्लोज सर्किट होगा बेसिकली। तो यहाँ पे ना कट बोल के इन्होंने कंफ्यूज किया हुआ है, अदरवाइज जो है ना क्वेश्चन बड़ा ही ईजी है बेसिकली, ठीक है। तो कट बोल के इन्होंने करंट को जो है ना कट कर दिया है और लेंज जो है ना, लेंज लॉ जो अपोज नहीं कर पा रहा अब, ठीक है। तो वापस इस क्वेश्चन को वापस पढ़ो एक बार, है ना, देखो कि देखो क्या लिखा हुआ है इसमें। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो है अगर हम लोग कंसिडर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास में। अब ग्राफ दिया हुआ है हमको, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है एज वी कैन सी। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है गाइस, फ्लक्स इज इक्वल टू बी होता है। तो यहाँ पे एक लूप रखा हुआ है गाइस, कंडक्टिंग लूप रखा हुआ है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन रखा हुआ है। इसका मतलब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो लूप के थ्रू जाएगी, है ना। अब हम लोग कंसिडर करेंगे कि क्या ये चेंज होगा, तो एरिया तो हम लोग बोलेंगे लूप का चेंज होगा नहीं, तो फ्लक्स में चेंज जो है ना वो होगा बेसिकली डी फाई अपॉन डी टी, जो है ना आप ऐसे बोल सकते हो ए डी बी अपॉन डी टी, ठीक बात है। तो जहाँ पे भी जो है वो ये जब जहाँ पे चेंज हो रहा है ना वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो हम लोग कंसिडर करेंगे क्या ए रीजन में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, नहीं हो रहा है। बी रीजन में हो रहा है, बी रीजन में बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। सी रीजन में भी नहीं हो रहा। तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि वी ए जीरो है, ठीक है। ईएमएफ जो है ना, ईएमएफ को हम लोग ई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, चलो ई ए जीरो है ना, और ई सी भी जीरो है। तो ए एंड सी दोनों में इक्वल आ रहा है, किस में आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है, ठीक है, 3 ऑप्शन में आ रहा है, तो हमको बाकी सारा सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे आप देखोगे कि स्लोप ज़्यादा है, मतलब डी बी अपॉन डी टी यहाँ पे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे 3 रीजन में बेसिकली ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जिसमें जो बी रीजन में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो मैक्सिमम है गाइस। डी एंड ई में देखो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, डी एंड ई में यहाँ पे स्लोप सेम है तो ईएमएफ भी सेम इक्वल होगा। तो डी एंड ई में ये जो है वो ईएमएफ तो इंड्यूस होगा बट कम होगा एज कम्पेयर टू बी। तो सबसे ज़्यादा बी में हो गया तो बी सबसे पहले आएगा, उसके अंदर डी एंड ई में इक्वल आएगा, तो डी एंड ई में इक्वल आ गया उसके बाद में। बट डी एंड ई में एटलीस्ट ईएमएफ इंड्यूस तो हो रहा है, ए एंड सी में तो हो ही नहीं रहा। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ रही है ना, इसका मतलब बी कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है तो देखो यहाँ पे ये चेंज नहीं हो रहा, तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो हम लोग कंसिडर करेंगे ए एंड सी सबसे लास्ट में आएंगे, तो ए एंड सी यहाँ पे आ रहे हैं, तो बी और फिर डी एंड ई में इक्वल है, बी में सबसे ज़्यादा है, फिर डी एंड ई में इक्वल है, फिर ए एंड सी में सबसे कम है विच इज जीरो है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि देखो स्लोप जो है वो अलग अलग है तो ईएमएफ जो है प्लस माइनस होना चाहिए, बट हमको देखो यहाँ पे बोला हुआ है कि यू हैव टू टेक ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस, राइट। सो हमको वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट द साइन। तो यहाँ पे देखो हम लोग ये क्वेश्चन हो गया, उसके ये चलते हैं हम लोग 29th में। 29th में देखो हमको बोला हुआ है कि वेरी लॉन्ग मैग्नेट इज प्लेस्ड वर्टिकली विथ वन पोल ऑन द टेबल। तो एक टेबल है बेसिकली, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा जो है वो पोल रखा हुआ है इस टाइप से। ए न्यूट्रल पॉइंट वॉज फाउंड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। तो 20 सेंटीमीटर जो है ना वहाँ पोल पे जो है वो हमने, व्हाट इज द पोल स्ट्रेंथ इफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इतना है इस टाइप से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्टिकल कंपोनेंट ना अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, वर्टिकल कंपोनेंट लेट से हम लोग तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में तो हमारे लिए वर्टिकल कंपोनेंट नीचे होता है, आपको पता ही है।
तो हम लोग कंसिडर करेंगे इसका जो है ना मैग्नेटिक फील्ड जो है इस पोल की वजह से इधर रहा होगा, तो यहाँ पे जो है ना ये दोनों कैंसिल आउट होके जीरो हो रहे हैं। तो अब हमको जो है ना देखो यहाँ पे वेरी लार्ज वेरी लॉन्ग मैग्नेट जो है ना बोल के, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, तो यहाँ पे जो है ना साउथ पोल की वजह से तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा ही नहीं, क्योंकि साउथ पोल बहुत दूर रह गया, सिर्फ नॉर्थ पोल की वजह से होगा। अब सिर्फ नॉर्थ पोल की वजह से अगर आपको निकालना है ना, तो आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड m अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ना के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है ना, उसकी तरह हम लोग ट्रीट करेंगे बेसिकली इसको, है ना, क्योंकि देखो m और q में कोई चेंज होता नहीं है, तो वहाँ पे देखो कैपिटल M नहीं है गाइज, ये स्मॉल m विच इज पोलर स्ट्रेंथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है ये इस मैग्नेट की वजह से आ रहा है और ये अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, उतना ही है जितना अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हम लोग कंसिडर करेंगे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो 4 × 10⁻, ये इस टाइप से बोल सकते हैं। तो 0.4 × 10⁻⁻4 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू हो जाता है 10⁻⁻7, यह जगह पोलर स्ट्रेंथ अपॉन हमको दिया हुआ है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का तो 0.2 का मतलब 0.2 का स्क्वायर क्या करोगे 0.04 इस टाइप से। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, आ जाएगा आंसर जो भी है। तो हमारे पास में देखो ये आ रहा है 0.04 × 0.4, ठीक है, इंटू 10⁻⁻4 + 7 इज इक्वल टू m, यही आंसर है बेसिकली ना। तो हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ पे 10⁻³ आ रहा है, तो 0.04 × 0.4 × 10⁻³ इज इक्वल टू m। तो आई थिंक ये आ रहा है कुछ 16 एम्पियर मीटर ना, तो इस टाइप से जो है वो आंसर आ जाएगा हमारे उसमें A। ठीक है, तो ये है ना थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था गाइज, अभी इस टाइप का शायद हमने पहली बार क्वेश्चन किया है कि जिसमें सिर्फ पोल स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में जो है उनको पूछी गई हो। तो पोल जो ना पोल स्ट्रेंथ और उसको इक्वली ट्रीट करना है, जैसा हमारे पास में Q वैसा ही पोल स्ट्रेंथ बेसिकली, क्योंकि वहाँ पे भी QL जो है इज इक्वल टू P होता है, यहाँ पे ML इज इक्वल टू M होता है, आपको बताइए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट जो है ना मैग्नेटिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गाइज बोल दिया है हमको, तो इसका मतलब फोर्स कितना होगा गाइज, फोर्स 0 होता है, डाइपोल में फोर्स 0 होता है। टॉर्क गाइज 0 हो भी सकता है, टॉर्क नॉन 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो हमको बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन द डाइपोल इज ऑलवेज 0। ठीक बात है, इसमें कोई जो है वो पीछे वाले ऑप्शन आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है गाइज। ठीक है, तो यूनिफॉर्म अगर नहीं बोला होता तो फिर हम लोग ये, इसीलिए मैंने यूनिफॉर्म को हाईलाइट किया हुआ है, यूनिफॉर्म के ऊपर हमको ध्यान देना है। इसी टाइप से ना ये क्वेश्चन इसी टाइप से होते हैं, और इस टाइप के छोटे छोटे टर्म्स जो है ना वही डिसाइड करते हैं कि हम लोग गलत करने वाले कि सही करने वाले, राइट। तो आई थिंक 30 इज डन। यूनिफॉर्म वाला जो ना अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो वापस थ्योरी खोल के देखो कि यूनिफॉर्म हमने क्यों बोला था, कैसे बोला था, है ना। फिर भी समझ में नहीं आया तो फिर मेरे को पूछो आप। नेक्स्ट जो है ना क्वेश्चन जो है हमारे इसमें 31 है ना, 31 जो है ना उसमें आई थिंक कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है ना। तो 31 को मैं सबसे लास्ट में करता हूँ इसको। अभी देखो यहाँ पे 32 में हमको बोला हुआ है, देखो 2 बार मैग्नेट्स with magnetic moment 2m and m are fastened together at right angles to each other at their centers to form a cross system। तो हमको बोला हुआ है कि देखो एक ऐसे है एक ऐसे है, ठीक है, क्रॉस बनाया हुआ है हमने, तो दे कैन फ्रीली रोटेट। अब फ्रीली रोटेट है इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। जब ये रोटेट करने के लिए फ्री है तो रोटेट करके जब स्टेबल इक्विलिब्रियम इनका आ जाएगा तो फिर वो वहाँ पे रुकेंगे, दूसरी किसी पोजीशन पे रुकेंगे नहीं अगर जो है फ्रीली टू रोटेट है। द क्रॉस सिस्टम सेट्स इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विथ मैग्नेट हैविंग मैग्नेटिक 2m मेकिंग एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक मेरिडियन। अब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है गाइस, इसको ना आपको ब्रेक करना पड़ेगा। इसको ब्रेक करके आपको जो ना सिंपल लैंग्वेज में लिखना है कि आपको देखो क्रॉस सिस्टम जो है ना वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, मैग्नेट हैविंग 2m, तो हमने देखो यहाँ पे 2m वाला मैग्नेट जो है वो थीटा एंगल बना रहा है मैग्नेटिक मेरिडियन से। तो आपने देखो मैग्नेटिक मेरिडियन बना लिया यहाँ पे, ये मान लो मैग्नेटिक मेरिडियन है और यहाँ पे ये जो है ना थीटा एंगल बना रहा है। क्योंकि क्रॉस सिस्टम है तो दूसरा जो यहाँ पे हमारे उसमें डाइपोल है वो ऐसे होगा, ऑब्वियस सी बात है, इजंट इट, वो ऐसे होगा क्योंकि एक के परपेंडिकुलर दूसरा रखना है। अब हमको बताना है थीटा कितना होगा, तो थीटा कितना होगा इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो है वे इन दोनों का गाइस रिजल्टेंट ना, मैं देखो सिंपल सी बात बोलता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे इस
कंबाइंड मैग्नेट जो है एक इसको एक कंबाइंड मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। कंबाइंड मैग्नेट का जो डाइपोल मूवमेंट है वो मैग्नेटिक मेरिडियन के अलोंग रहेगा, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहना है, मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेटिक मेरिडियन में होता है, तो हम लोग कंसिडर करेंगे ये जो है इसका कंबाइंड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है उसी डायरेक्शन में रहेगा, इसी डायरेक्शन में रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है गाइज 2m है, ये m है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है गाइज वो इस डायरेक्शन में आ रहा है ना। तो अब रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो अब आपको tan थीटा मैं बोल दूं यहाँ पे, tan थीटा को आप क्या बोल सकते हो, tan थीटा को आप बोल सकते हो m/2m, ठीक है। तो ये ट्राइंगल लॉ से आ जाता है, देखो यहाँ पे ये m है बेसिकली, ये 2m है, तो यहाँ पे जो ये tan थीटा बन रहा है ना बेसिकली इस ट्राइंगल में, तो tan थीटा जो m/2m कर लिया आपने, तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। सी ऑप्शन आ जाएगा गाइज। ये अच्छा क्वेश्चन है बेसिकली ना, कि इक्विलिब्रियम वगैरह जो सेट किए हुए हैं बेसिकली इस टाइप से। तो ये 32 हो गया। उसके बाद में देखो क्वेश्चन है नहीं अभी, ठीक है। 33 तो बहुत बार कर चुके हैं हम लोग, है ना, और 34 आपने पूछा नहीं है। 37 जो है ना गाइज इसका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो ये जाएगा बोनस में, ठीक है। इसका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, इसको कोई भी करेक्ट नहीं है ना। थोड़ा बहुत कल मैंने इसको जो है वो बताया था, है ना, तो आज मैं वापस से इसको नहीं बता रहा हूँ। वैसे भी बोनस है तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आंसर आएगा नहीं वैसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ओके, सो हमारे उसमें क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 40 आपने पूछा है और पूछा नहीं आपने, तो वी विल से दैट 40 में देखो बोला भाई इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट इज 1 एम्पियर in space between parallel plate of 1 microfarad capacitor can be established by changing potential difference। ये गाइज बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जो आपने पूछा है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ना आपको सबसे पहले तो ये देखना होगा कि देखो कैपेसिटर की चार्जिंग में ना गाइज आई डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आई कंडक्शन होता है। आई कंडक्शन को आप बोल सकते हो dq/dt, ठीक है। अब ये आपको फंडा पता नहीं है तो फंसे रहोगे इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे फिर वैसे करोगे तो मतलब नहीं है उसको। अब dq/dt है ना गाइज, उसमें dq जो है ना उसको आप लिख सकते हो cv/dt, q को आप क्या लिख सकते हो cv। अब q अगर cv आपको पता नहीं है तो फिर फंसे रहोगे बेसिकली। तो यहाँ पे कंसिडर करेंगे d इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखो c तो कांस्टेंट है, तो हमारे इसमें आ जाएगा c dv/dt। अब c dv/dt किसके इक्वल होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट करंट है कितनी 1 एम्पियर, ठीक है। 1 एम्पियर जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट है। अब देखो 1 एम्पियर है तो C का वैल्यू हमको दिया हुआ है, कैन वी फाइंड आउट द dv/dt, हमको dv/dt पूछा हुआ है ना। तो हम लोग कंसिडर करेंगे C का वैल्यू जो है वो 10⁻⁻6 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 10⁻⁻6 dv/dt। क्या हमको जो है वो पोटेंशियल में चेंज की रेट पूछा हुआ है ना। तो चेंजिंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, चेंजिंग पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे देखो हमको वैसे तो पता नहीं चल रहा है कि dv/dt निकाल रहा है, बट यहाँ पे वोल्ट पर सेकंड आ रहा है सब में, तो इसको देख के तो बोल ही सकते हैं वोल्ट पर सेकंड निकालना dv/dt निकालना बेसिकली, तो आ जाएगा इस टाइप से। तो ये क्वेश्चन हो गया बेसिकली। तो इसमें नेक्स्ट जो हम लोग चलते हैं 41 पे। 41 पे गाइस क्या बोला हुआ है यहाँ पे हमको, तो 41 पे बोला हुआ है देखो अज्यूम दैट लैंप रेडिएट्स पावर है, बेसिकली एक लैंप है वो पावर रेडिएट कर दी है, तो पावर जो है ना सारी डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो किसी r डिस्टेंस पे अगर आपको इंटेंसिटी चाहिए तो इंटेंसिटी होती है बेसिकली पावर अपॉन एरिया, है ना, पावर अपॉन एरिया, क्या जस्ट मिनट, पावर अपॉन एरिया होता है गाइस, पावर अपॉन एरिया। तो पावर अपॉन एरिया क्योंकि देखो यहाँ पे ये ना ये स्फेरिकल वे में जाती है, जो पावर सारी डायरेक्शन में जाएगी तो स्फेयर बनेगा, ऑब्वियसली बात है, 3D में तो स्फेयर बनता है, तो हम लोग बोलेंगे P अपॉन ये जगह 4πr², ठीक है। तो r डिस्टेंस पे हमको पूछा हुआ है, हमको बोला हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए ना आपको फिर जो I जो है ना उसका फॉर्मूला मैंने डायरेक्टली दिखाया हुआ है कि I जो होता है बेसिकली वो 1/2 ε0 E0² एंड C इस टाइप से होता है। तो ये इंटेंसिटी होती है बेसिकली, I जो है ना ये भी इंटेंसिटी होती है। तो इसको आप क्या करो 1/2 ε0 E0² C इज इक्वल टू ये आप कर लो यहाँ पे P अपॉन 4πr²। इसको सिंप्लीफाई करो आंसर आ जाएगा गाइस, यहाँ पे C ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आंसर, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, इससे आगे मैं नहीं कर रहा क्योंकि आगे कुछ है नहीं इसमें करने को। नेक्स्ट जो है हम लोग चलते हैं यहाँ पे 47 एंड 48 पे बेसिकली। तो 47 पे है ना, 47 पे हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। 47 पे मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट प्लेस B0
एंगल ऑफ डिप इज जो है वो ये डेल्टा दिया हुआ है। हॉरिजॉन्टल कंडक्टर ऑफ लेंथ एल लाइंग नॉर्थ साउथ मूव्स ईस्टवर्ड विद वेलोसिटी। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी, तो बी में अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो और एंगल ऑफ डिप भी दिया हुआ है तो आप बोल सकते हो ये जो है वो बी कॉस डेल्टा है, ठीक है, एंड ये क्या है बी साइन डेल्टा, ठीक बात है। और वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब देखो इसमें ना ईएमएफ इंड्यूस करवाना है। अब ईएमएफ इंड्यूस करवाना है हमको हॉरिजॉन्टल कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, हॉरिजॉन्टल कंडक्टर बोला हुआ है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे गाइस ऐसे ही होगा, ठीक है। और ये जो ना नॉर्थ साउथ में रखा हुआ है गाइस, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है ऐसे रखा हुआ है। तो ये ना आप खुद जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो है वो आपको विजुअलाइज हॉरिजॉन्टल जो है वो वे में ग्राउंड फ्रेम में आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा बेसिकली। ग्राउंड फ्रेम में आप देखो नॉर्थ किधर है साउथ किधर है, उधर एक पेन पकड़ लो आप, पेन का पॉइंट जो है नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए और दूसरा एंड जो है वो साउथवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए। अब जो है ना उस पेन को लेके आप भागो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में भागोगे ना तो यू विल सी दैट ये जो हॉरिजॉन्टल कंडक्टर है बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाली जो लाइंस है इनको कट नहीं कर पाएगा, इसी को कट कर पाएगा बेसिकली। ये फील्ड लाइन है ना, वर्टिकल जो फील्ड लाइन है, वर्टिकल कंपोनेंट वाली फील्ड लाइन है, उन्हीं को कट कर पाएगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से ही ईएमएफ इंड्यूस होगा। कट करने पे ईएमएफ इंड्यूस होता है आपको पता ही है। तो हम लोग कंसिडर करेंगे BLV लिख देंगे यहाँ पे, BLV की जगह हम लोग लिखेंगे B नॉट साइन डेल्टा L एंड V, यही आंसर है ठीक है ना। तो यहाँ पे C ऑप्शन आ जाएगा ये। तो यहाँ पे उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग कंसिडर कर लेंगे 48 में। 48 में देखो डिप नीडल है वाइब्रेट्स इन वर्टिकल प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक मेरिडियन। तो गाइज वर्टिकल प्लेन में अगर जो है वो डिप नीडल वाइब्रेट कर रही है तो वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से करेगी गाइज, समझ रहे हो, वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से वाइब्रेट करेगी। क्योंकि देखो इक्विलिब्रियम के अलोंग जो अराउंड जो है ना वो वाइब्रेशन होते हैं। तो इक्विलिब्रियम कहाँ है बेसिकली, वर्टिकल, जब नीडल जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में होगी तो इक्विलिब्रियम बनेगा क्योंकि मैग्नेटिक नीडल जो है वो अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे हमको बोला हुआ है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक मेरिडियन का मतलब क्या हुआ कि देखो मैग्नेटिक मेरिडियन लेटर से इस टाइप से तो इस प्लेन में हो रहा है। अब इस प्लेन में हो रहा है तो इस प्लेन में देखो वर्टिकल, देखो यहाँ पे ओरिजिनल कंपोनेंट ऐसे होगा और वर्टिकल कंपोनेंट लेटर से इस टाइप से है। तो वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो किसी भी प्लेन में आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सिर्फ मैग्नेटिक मेरिडियन में आता है कि नहीं। तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि ये जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं इस डायरेक्शन में हो रहे हैं, यहाँ पे इस टाइप से यहाँ पे वाइब्रेशंस हो रहे हैं। तो हमको बोला हुआ है कि टाइम पीरियड जो है ना 2 सेकेंड है। उसके बाद में हमने क्या किया कि सेम नीडल गाइज इज अलाउड टू वाइब्रेट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब वाइब्रेशन हम लोग कराएंगे ना किसकी वजह से कराएंगे, तो वो BH की वजह से होंगे बेसिकली, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से। टाइम पीरियड अगेन फाउंड टू बी 2 सेकेंड। टाइम पीरियड जब आप वर्टिकल प्लेन में करा रहे थे तब भी 2 सेकेंड था, हॉरिजॉन्टल प्लेन करा रहे थे तब भी 2 सेकेंड था। अब जो है वो टाइम पीरियड जो है वो B पे डिपेंड करता है गाइस। आपको पता ही है टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई I अपॉन MB, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर टाइम पीरियड दोनों केस में सेम आ रहा है तो नीडल सेम है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, M सेम है, तो B भी तो क्या होगा गाइस सेम होगा। तो हम लोग कंसिडर करेंगे BH इज इक्वल टू BB। BH इज इक्वल टू BB है, इसका मतलब क्या हुआ डिप जो है वो 45 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये तो डायरेक्टली बोल सकता हूँ ना मैं, नहीं समझ में आया तो फिर पूछना किसी से। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग 50th क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। 50th क्वेश्चन में देखो यहाँ पे इन रेजोनेंस ट्यूब, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना। इन रेजोनेंस ट्यूब द फर्स्ट रेजोनेंस विथ ट्यूनिंग फोर्क अकर्स एट 16 सेंटीमीटर। तो L1 जो है ना हमारे उसमें 16 सेंटीमीटर हो गया। सेकेंड एट 49 सेंटीमीटर, तो L2 जो है वो 49 सेंटीमीटर हो गया। वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो हमको दिया हुआ है 330, ठीक बात है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है गाइज, V अपॉन लैम्डा, ठीक बात है। V आपको दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी V अपॉन लैम्डा होता है गाइज, आपको पता ही है, ठीक है। तो देखो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी बोला है, इसका मतलब ट्यूनिंग फोर्क ने ही साउंड प्रोड्यूस की है, तो साउंड की वही फ्रीक्वेंसी है जो ट्यूनिंग फोर्क की है। तो अगर जो है वो साउंड का लैम्डा निकल जाए तो साउंड की फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, साउंड की फ्रीक्वेंसी जो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी। तो लैम्डा आपको निकालना आता है गाइज, है ना। लैम्डा इज इक्वल टू होता है ट्वाइस ऑफ L2 माइनस L1, ठीक है। तो यह आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 49 माइनस 16, ठीक है। तो ये आ रहा है बेसिकली, ये 33 आ रहा है, 33 का डबल करेंगे तो 66 आएगा, 66 सेंटीमीटर आएगा गाइज।
तो मीटर में चेंज करने के लिए 0.66 बोल सकते हैं मीटर, है ना। समझ में आ गया ना। देखो यहाँ पे ये ध्यान देना, यहाँ पे करना पड़ेगा आपको। तो ये आ जाएगा देखो 330 अपॉन 0.66। अब इसको सॉल्व कर लेना, आगे आ जाएगा आंसर। आई थिंक ये आंसर आएगा 500 वाला, ये आंसर आएगा। ठीक है, इस टाइप से जो ये क्वेश्चन भी हो गया बेसिकली ना। और उसके बाद में देखो हमारे पास में 31 वाला ना बच गया था, तो उसमें आई थिंक ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे। हम लोग वापस से एक बार देखते हैं। मैं आपको मेथड बता देता हूँ कि कैसे होगा। हाँ ये रहा 31। तो 31 में ना मेथड बता देता हूँ मैं। ऑप्शन मैच नहीं कर रहे शायद, तो देखते हैं हम लोग इसको वापस से। 31 में देखो वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर है, कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स प्लेस्ड ओवर वन अनदर। तो बार मैग्नेट रखे हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं इस टाइप से, सच दैट म्यूचुअली परपेंडिकुलर है वो। तो हमने डायरेक्टली बना दिया म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो एंड बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर है, बाइसेक्ट ईच अदर एज वी कैन सी। यहाँ पे भी हमने डायग्राम में भी ऐसे लिखा हुआ है, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं दोनों। टाइम पीरियड ऑफ कॉम्बिनेशन इज 4 सेकेंड। तो इसका देखो टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं 2i। ठीक है, और इसको जो है वो डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा √2m। देखो इसका भी m और इसका भी m वेक्टर क्वांटिटी है, तो √2m हो जाएगा, परपेंडिकुलर रखे हुए एक दूसरे की। बट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, क्योंकि सेम एक्सिस के अबाउट एक का i कंसिडर कर लिया, दूसरा भी i है बेसिकली। तो यहाँ पर टाइम पीरियड जो आ रहा है ना 4 सेकेंड आ रहा है। टाइम पीरियड की बात करेंगे तो 2 पाई, ये आ जाएगा हमारे इसमें 2i अपॉन, ये आ जाएगा √2m, इस टाइप से। समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये आ जाएगा बेसिकली। अब सेकंड सिचुएशन में ना हमको बोला हुआ है कि टाइम पीरियड ऑफ 4 कॉम्बिनेशन है, वन ऑफ द मैग्नेट जो है ना रिमूव्ड। तो एक मैग्नेट को हम लोग हटा देंगे तो जो है वो टाइम पीरियड जो ना ओनली ये रह पाएगा बेसिकली। तो हम लोग कंसिडर करेंगे I/MB, सॉरी यहाँ पे MB भी है, तो यहाँ पे MB इस टाइप से। अब हमको बोला हुआ है कि देखो फर्स्ट जो टाइम पीरियड ना ये हमारे पास में 4 सेकेंड है गाइस, ये 4 सेकेंड है, ऐसा हमको बोला हुआ है। हमको टी डैश निकालना है कि कितना होगा। तो आप दोनों को डिवाइड कर लो, ऐसे कर लो, तो डिवाइड कर लो। यहाँ पे ये डिवाइड कर लिया तो 2 पाई से गाइस 2 पाई कैंसिल हो गया, आई से देखो आई कैंसिल हो गया, MB से MB कैंसिल हो गया। तो क्या आ रहा है देखते हैं हम लोग। तो ये आ जाएगा हमारे उसमें, इसको फर्दर करो तो 4 अपॉन T1 टी डैश इज इक्वल टू ये आ रहा है। ऊपर देखो यहाँ पे ना ये आ रहा है बेसिकली 2 √2 अपॉन √2। ठीक है, इस टाइप से आ रहा है, और डिनोमीटर में आ रहा है ओनली 1 इस टाइप से। तो हम लोग कंसिडर करेंगे तो आ रहा है बेसिकली, अगर टी डैश की बात करोगे ना, टी डैश की बात करोगे तो ये आ जाएगा। इसको आप चलो यहाँ पे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये देखो अंडर रूट के अंदर है ना, ये आ जाएगा, ये कट हो जाएगा गाइज यहाँ पे ये इससे, तो √2 टाइम्स आ जाएगा। तो यहाँ पे गाइज डबल अंडर रूट आ रहा है, यू कैन सी दैट, ये डबल अंडर रूट आ रहा है इस टाइप से। ठीक है, चलो कल जो है ना मैंने कुछ सिली मिस्टेक कर ली थी, आज सही आंसर आ रहा है। देखो यहाँ पे टी डैश की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 4 अपॉन √2 ऑफ √2। समझ रहे हो गाइस। तो यहाँ पे √2 ऑफ √2 की बात करेंगे तो यहाँ पे 4 अपॉन ये आ रहा है √2 ऑफ, अब अंदर √2 लिखा हुआ है ना, इसको आप बोल सकते हो 1.414 इस टाइप से। तो इसको फर्दर आप करो, देखो यहाँ पे है ना, इसको फर्दर करोगे तो टी डैश इज इक्वल टू 4 अपॉन, अब ये जो ना देखो अब अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं, 1.41 है ना, इसको आप अंडर रूट में 1.44 कंसिडर कर लिया अप्रोक्सीमेटली, तो ये आ जाएगा 4 अपॉन 1.2 है ना, अप्रोक्सीमेशन में ही है गाइज ये। तो यहाँ पर टी डैश का जो वैल्यू है 4 अपॉन 1.2 का वैल्यू आई थिंक 3.36 के अराउंड आएगा। तो यही आंसर है गाइज, यहाँ पे बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे पास में सारे क्वेश्चंस जो आपने पूछे थे सबके जो आंसर हो गए। उसमें देखो 37 मैंने नहीं बताया, 37 जो है वो कल मैंने वीडियो भेजा था ना, उसमें जो है वो मैंने उसको हमने उसको कवर किया हुआ है, बट यहाँ पे आंसर आ नहीं रहा था इसका, तो ये फिर जो है वो गलत क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, तो ये हो गई बात है। इसमें जो भी देखो आपको जो ना यहाँ पे जिस टाइप से मैं यहाँ पे डिस्कशन में क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो आप ऐसे पॉइंट पकड़ोगे कौन सा जो है वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की लैंग्वेज में, कौन सा नहीं है। ठीक है, सो दैट्स इट।